नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले जो इकोनॉमिक्स के सेक्शंस के जो प्रश्न आते हैं उनको देख रहे थे। खास करके आपको पता है कि जो यूपी कांस्टेबल की परीक्षा थी वो भी जल्दी होने वाली, आरओ भी होने वाला है, पीसीएस भी होने वाला है। फिर आप देखेंगे कि उत्तराखंड पीसीएस की डेट ऑलरेडी 14 जुलाई हो गए फिक्स हो गई है। उनके लिए जो बहुत ही बेसिक जो आता है इकोनॉमिक्स का वो हम देख रहे थे। ये जो आप देखेंगे यूथ कंपटीशन की बुक आती है, तो जो हम पढ़ रहे थे लोक वित्त बजट के बारे में, उसके लिए हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे पिछले वीडियो में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक फ्लो बना रहता है कि लगातार हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। तो आज जो है 20वें प्रश्न के बाद से देखेंगे 21वें प्रश्न। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। भारत में प्रचलित कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आप देखेंगे वो राजकोषीय घाटा सर्वाधिक होता है। राजकोषीय घाटा सबसे ज्यादा सर्वाधिक होता है। प्रश्न देखिए कई बार आ चुका है, तो आपको एक जो है रीडिंग भी करनी है फैक्ट के तौर पे कि राजकोषीय घाटा हमेशा सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो राजस्व घाटा हो या मुद्रीकृत घाटा हो या प्राथमिक घाटा हो, उनसे सबसे ज्यादा ही राजकोषीय घाटा होता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस चीज के लिए? कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए एक वो देता है। लेखानुदान जो एक अनुमति देता है, एक प्रकार का बजट होता है जो आप देखेंगे कुल 1 साल के लिए होता है। संविधान में अनुच्छेद 116 के अनुसार किसी वित्त वर्ष अनुच्छेद 113 के अनुसार संचित निधि पर भारित एक मिनट रुकिएगा, फिर से देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष अनुच्छेद 113 के अनुसार संचित निधि पर भारित प्राक्कलन के पारित होने तथा अनुच्छेद 114 के अंतर्गत विनियोग विधेयक के पारित होने से पूर्व जब सरकार को धन की आवश्यकता होती है तब लोकसभा लेखानुदान के माध्यम से संघ सरकार को एक निश्चित अवधि में संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। ज्ञातव्य है कि लेखानुदान को पारित करने के लिए लोकसभा में मतदान नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, लेखानुदान को पारित करने के लिए लोकसभा में मतदान नहीं होता है। इस बार यूपीएससी में पूछा जा सकता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब है 23वां प्रश्न। भारत के मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊंची रेपो दर का तात्पर्य है कि बैंकिंग प्रणाली के कम मात्रा में साख प्रवाह होगा। वर्तमान समय में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट पर भरोसा किया है। तो देखेंगे इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर अल्पकालीन शाख प्रदान की जाती है। रेपो रेट बढ़ने पर शाख प्रवाह कम हो जाता है तथा घटाने पर शाख प्रवाह बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में परिवर्तन किया जाता है। मौद्रिक नीति है क्या है? आप देखेंगे प्रभावी मांग को नियंत्रित करने के हेतु प्रत्यक्ष उपाय हैं। तो याद रखिएगा, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? वह आरबीआई बनाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नीचे एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है कि मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति का पूरक होती है। यह आरबीआई द्वारा बनाई जाती है जिसका उद्देश्य प्रभावी मांग को प्रत्यक्ष नियंत्रित करना भी होता है। यह नीति प्रति दो एक मिनट रुकेगा, यहाँ पास कुछ मिट रहा है। प्रति 2 माह पर आरबीआई द्वारा प्रकाशित की जाती है, अर्थात 6 बार। मुझे याद है यूपीएससी में प्रश्न पूछा था, उसमें लिखा था, ये तो नहीं लिखा था कि 6 वर्ष, इसमें लिखा था प्रति 3 माह पर एक बार जारी की जाती है। तो याद रखिएगा, प्रति 2 माह पर जारी की जाती है। वर्ष में अगर 12 महीने होते तो 6 बार ये जारी की जाती है मौद्रिक नीति। ये जो है याद रखिएगा, थोड़ा सा ये जो 2 माह वाला कॉन्सेप्ट है वो याद रखिएगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत वर्ष में कब पारित किया गया था? तो वो देखेंगे आपको 2003 में पारित किया गया था। इसे फेमा एक्ट भी कहते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो होता है FRBM एक्ट जो है 2003 में पारित किया गया था।
फिर उसके बाद देखेंगे राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो राजकोषीय घाटे को कम करना तथा एक निश्चित सीमा में रखना था। राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने, राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे को एक निश्चित सीमा में रखने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 लाया गया। वर्ष 2012 में इसमें संशोधन किया गया। मई 2016 में सरकार ने FRBM एक्ट की समीक्षा की के लिए गठित NK सिंह की अध्यक्षता वाली 31 मार्च 2020 में राजकोषीय घाटा 3% पर रखने का सुझाव दिया गया, जो आप देखेंगे 2020-21 में घाटा 2.8% तथा 2023 तक इसे कम करते करते 2.5% रखने का सुझाव था। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जो बजट जो अभी पास किया गया है अंतरिम बजट, उसमें राजकोषीय घाटा कितना रखा गया है। साथ ही यूपी का भी आप राजकोषीय घाटा बताइएगा, उत्तराखंड का भी बताइएगा, क्योंकि दोनों परीक्षाएं हैं तो उनका भी आपको एक बार देख लेंगे तो थोड़ा सा याद रहेगा। अब है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत है। तो आप देखेंगे तो न्यूनतम आय आती है जो राज्य सरकार को, वो आती है केंद्रीय बजट 2022-23 में देखेंगे के अनुसार दिए गए विकल्पों के अनुसार भारत में न्यूनतम आय का स्रोत सीमा शुल्क 5% है। भारत सरकार के आय के अन्य स्रोतों में देखेंगे वस्तु एवं सेवा कर है। इसका देखिए ये प्रश्न का एक चार्ट आता है, आप देखेंगे जब ना हर साल गवर्नमेंट की तरफ जब बजट पेश है तो उसमें आता है, इसको आप देख लीजिएगा। ये 2021 में यूपी पीसीएस से पूछा गया है और इसी तरह का कोई प्रश्न 2023 में भी बना था, तो उन दोनों को याद रखिएगा कि न्यूनतम आय कहाँ से आ रही है, अधिकतम आय। दो देखिए, दो अधिकतम आय के स्रोत देख लीजिएगा, दो न्यूनतम आय के स्रोत। सबसे ज्यादा पैसा आ कहाँ से रहा है, सबसे पैसा जा कहाँ से रहा है। बजट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट में से एक देखे जाते हैं, लेकिन करंट में जो करंट में आया, करंट में नहीं, एक्चुअली वो बेसिक क्वेश्चन ही होता है हर बार तरह। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वो देखेंगे आप, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अध्यक्ष पूछे जीएसटी परिषद का, तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अभी वर्तमान में कौन केंद्रीय वित्त मंत्री, ये बताइएगा। 101वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया। यह वस्तु और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार की सिफारिश करने के लिए एक सांविधिक निकाय है। कैसा है ये, सांविधिक निकाय है, याद रखिएगा। अब है जीएसटी परिषद के सदस्य सभी 28 राज्यों एवं 3 संशासित प्रदेश दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री तथा राज्य सरकार तथा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री जो अर्थात कुल 31 सदस्य होते हैं। 17 दिसंबर 2022 को राजधानी नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 48 बैठक हुई थी। अब है आगे प्रश्न कि केंद्रीय आय पर कर कौन लगाता है। कृषि आय जो होती है उस पर कर जो लगाया जाता है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन कुछ राजनीतिक मुद्दे होने के कारण, कुछ राजनीतिक ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके कारण से आप देखेंगे कोई भी सरकार जो होती है वह जो कृषि होती है उस पे जो है आयकर या कर नहीं लगाती है। हेलो, कृषि आय पर कर कौन लगाता है, तो राज्य सरकार लगाती, मैंने आपको बताया। भारत में मार्डवेट अंततः प्रतिस्थापित करेगा, कौन करेगा, वो करेगा कुछ अप्रत्यक्ष करों को करता है। भारत में मार्डवेट अंततः कुछ अप्रत्यक्ष करों को प्रस्थापित करेगा। मार्डवेट मतलब होता है मॉडिफाई वैल्यू एडेड टैक्स, पूर्व में प्रचलित वैट का ही एक संशोधित रूप है। वैट के बाद कहते हैं मैडवेट आया, फिर मोडिवैटी आया है। इसके अनुसार आगतों और मध्यवर्ती वस्तुओं पर कर समाप्त करने, कर होगा उसे समाप्त करने, उसे निर्मित अंतिम वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस प्रणाली से किसी वस्तु पर दोबारा या बार बार उत्पाद कर लगाने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। संशोधित मूल्य संवर्धन कर यानी मोडवैट योजना
1986 से 87 के बजट का प्रारंभ की गई है। भारत में अब एकीकृत कर प्रणाली जीएसटी का प्रारंभ 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो था असम था और सबसे अंत में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा फैक्ट वाले क्वेश्चन है कि जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो असम में हुआ था। चूंकि असम अगर ऐसे दिख जाएगा मतलब कि ऑप्शन में, तो लोग उस पर शक नहीं करेंगे असम पे, क्योंकि उनको लगेगा हो सकता है गुजरात पहला किया हो या बॉम्बे किया गया हो। तो नहीं, सबसे पहले जो है वो असम ने किया था, उसके बाद किसने किया था, उसके बाद प्रारंभ किया था जम्मू कश्मीर ने सबसे लास्ट में किया था। मोड वैट संबंधित है, किससे संबंधित है, मूल वर्धित कर वैट से संबंधित है। मूल वर्धित मतलब ये होता है, समझिए कि जब आप कहीं वस्तु को 10 रुपए की आपने उत्पादित की, 12 रुपए की उसको किसी को बेची, 2 रुपए पे टैक्स लगा पहला, फिर उस जो 12 रुपए का जो होलसेलर था उसने ग्राहकों को बेचा 15 रुपए का, 3 रुपए का जो एक्स्ट्रा गया तो उस पर भी टैक्स लग गया, तो कुल मिलाकर 2 रुपए उधर लगा, 3 रुपए इधर, तो 5 रुपए जो टैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा मूल वर्धित टैक्स यानी वैट हो जाता है। अब है मॉडवेट योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, कच्चे मालों के स्तर से लगाकर अंतिम उत्पाद स्तर तक प्रत्येक वस्तुओं को ड्यूटी से बचाने के लिए है। भारत में मोडवेट प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था, 1986 में किया गया था। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन आय से भिन्न है, तो वह देखेंगे इंदिरा आवास पत्र है। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से आय कर में छूट मिलती है। धारा 80(1) के अनुसार राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि एवं राष्ट्रीय बचत योजना, जीवन बीमा योजना आदि से छूट मिलती है, जबकि इंदिरा आवास पत्र में व्यक्तियों की किसी प्रकार की कर छूट नहीं मिलती है। इंदिरा आवास पत्र 2001 से जारी नहीं किए जाते हैं। अब उपकर होते हैं, क्या होते हैं आप देखेंगे, एक कर जिसे प्राप्त आगम किसी विशेष उद्देश्यों से खर्च किया जाता है तो उसे उपकर कहते हैं। उपकर एक कर है जिसे प्राप्त आगम किसी विशेष उद्देश्य से खर्च किया जाता है, अर्थात उपकर के साथ कर आधार पर किसी एक विशेष परियोजना के लिए लगाया गया कर है। उपकर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों करों के साथ लगाया जा सकता है। उपकर की प्राप्ति को राज्य के वितरण योग्य पुल में नहीं डाला जाता है। इससे राजस्व को उन उद्देश्यों पर लगाया जाता है जिन्हें इन्हीं लगाया जाता है। मतलब उपकर मतलब जैसे समझ लीजिए 30 रुपए का टैक्स किसी के ऊपर लगा है, 1 रुपए का उपकर लगा दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा ये शिक्षा के लिए खर्च होगा, तो शिक्षा के लिए जो वो उपकर हो जाता है। जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, केलकर समिति के नाम से जाना जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व में बजट प्रबंधन के संदर्भ में केलकर समिति का गठन किया गया। केलकर समिति ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर संरचना में सुधार की सिफारिश अपनी रिपोर्ट में की थी। समिति ने बिक्री कर के स्थान पर मूल वर्धित कर वैट लागू करने की सिफारिश करते हुए वस्तु एवं सेवा पर देश भर में समान प्रणाली लागू किए जाने की बात की। समिति ने 1 लाख रुपए तक के आय को आयकर से मुक्त करने तथा 1 लाख से लेकर 4 लाख के बीच की आय का 20% एवं 4 लाख से ऊपर की आय का 30% की दर से आयकर लगाने की सिफारिश की थी। समिति ने निगम कर की दर को 35.8% से घटाकर 30% करने तथा सीमा शुल्क की दरें आसियान देशों के अनुसार 5, 8 और 10% करने की सिफारिश की थी। अब 37वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है, तो देखेंगे उपकर होता है। अब 38वां प्रश्न है, वर्ष 2009-10 में सेवाओं की संख्या जो सेवा कर के दायरे में रहती थी कितनी थी, 114 थी। अभी इसमें जो वर्तमान में देखेंगे तो 114 सेवाएं दर हैं। ये देखिए, देखना ना, 0% में 87, फिर ऐसे मिलाकर जो है 28% में 4 दरें हैं, कुल मिलाकर 119 हो जा रही हैं। भारत में सेवा कर
किस वित्त वर्ष से प्रारंभ किया गया है, वह देखेंगे 94 से 95 में प्रारंभ किया गया है। भारत में सेवा कर का प्रारंभ वित्त वर्ष 1994 और 95 से चेलैया समिति की जो सिफारिश पर किया गया था। वर्तमान में 1 जुलाई 2017 में सेवा कर को जीएसटी में समाहित कर लिया गया है। सेवा कर किससे आया है? आप चेलैया समिति से आया है। इनके बारे में आप पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में। टोबिन टैक्स का आशय क्या है? इसका जो देखिए इस तरह का टैक्स जो होता है सिर्फ यही पूछा जाता है, टोबिन टैक्स क्या है, ये सब अक्सर पूछा जाता है। तो जो एक मिनट रुकिएगा, पानी पी। टोबिन टैक्स जो होता है वो सट्टे तथा पूंजी पलायन को रोकने हेतु टैक्स होता है। टोबिन टैक्स को सट्टे तथा पूंजी पलायन को रोकने हेतु आरोपित किया जाता है। इस कर को लगाने का सुझाव नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एवं येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेम्स टोबिन ने दिया था। प्रोफेसर टोबिन का मत था कि विदेशी मुद्राओं में होने वाले अधिकांश लेन देन सट्टा व अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों में लाभ कमाने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लेन देन पर कर लगाकर पर्याप्त संसाधन का सृजन किया जा सकता है। अब है मूल वर्धित कर या वैट लगाया जाता है। कैसे? उत्पाद तथा अंतिम बिक्री के बीच सभी अवस्थाओं पर लगाया जाता है। वैट या मूल वर्धित कर या वस्तु और सेवा कर उपभोग कर है। किसी भी मूल्य पर जो एक उत्पाद में जोड़ी जाती है। बिक्री कर के विपरीत वैट उत्पादक और अंतिम उपभोक्ताओं के बीच मार्ग की संख्या से संबंध में तटस्थ है। बिक्री कर उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच सभी अवस्था पर लगाया जाता है। वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से करों की आय का बंटवारा केंद्र व राज्य के मध्य होता है? वह होता है आयकर और उत्पाद शुल्क का होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र तथा राज्य के मध्य आयकर तथा उत्पाद शुल्क का बंटवारा किया जाता है। आयकर प्रत्यक्ष कर है जिसे केंद्र द्वारा वसूला जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है इसको भी केंद्र द्वारा वसूला जाता है। कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है। वर्तमान में लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर वस्तु एवं सेवा कर में लाया गया, जो आप देखेंगे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में प्रभावी हुआ। सबसे पहला कौन सा राज्य था? असम था। सबसे आखिरी राज्य कौन सा था? तो देखेंगे आप, सबसे आखिरी राज्य जम्मू कश्मीर था। भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे वो कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपाय को सुझाना है। अब भारत में कर सुधार के उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? कर अनुपालन में सुधार करना, कर आधार को विस्तृत करना, सीमा शुल्क की दरों की बहुतज्ञ में कमी करना। फिर है चौथा देखेंगे कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपाय को सुझाव देना, क्योंकि प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन प्रयोजित आय, निवेश तथा उत्पाद को प्रभावी करते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष करों में परिवर्तन का कीमतों पर उपभोग का प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार की प्रकृति क्या है? भारतीय आयकर की प्रकृति क्या है? तो वह देखेंगे प्रगतिशील है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी आयकर भी उस हिसाब से लगता है। हर बार इसका नया स्लैब आता है तो उसको आप देख सकते हैं। अब है जीएसटी किस तरह का कर है? तो ये आप देखेंगे अप्रत्यक्ष कर है जो किसी वस्तुओं पर लगता है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखेंगे आयकर से संबंधित है। आयकर वह कर है जो सरकार लोगों की आय पर लेती है। आयकर सरकारों के क्षेत्र
उत्तराधिकार के भीतर स्थित सभी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न वित्त आय पर लागू होता है। कानून के अनुसार प्रत्यक्ष व्यवसाय और व्यक्ति कर देने या कर वापस के लिए पात्र हैं। आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, जबकि बिक्री कर, सेवा कर एवं उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेवा कर के लिए सत्य नहीं है? तो देखेंगे पहला वाला ऑप्शन जो था, या प्रत्यक्ष कर है, जो कि गलत है, या प्रत्यक्ष कर नहीं है। अब है वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कौन सा एक कर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बंटवारा करती है? वह देखेंगे तट कर है, जो तटों से जो कर आता है, क्योंकि केंद्र जो उत्तर प्रदेश के साथ तट है ही नहीं, तट सम्मिलित नहीं होता है, तो उनके साथ जो कर आता है उसको हम क्यों साझा करें। अब है आय एवं आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सीमा कर के नाम से जाना जाता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो आप देखेंगे संपदा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। आयकर, निगम कर, व्यय कर, संपदा कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, उपहार जो है, ये जो है आपका प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अब है निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो वह आप देखेंगे कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर जो होता है। कृषि आय के अतिरिक्त अन्य कर पर जो है कर संघ द्वारा लगाया और वसूला जाता है, किंतु संघ और राज्यों में बांट दिया जाता है। ज्ञातव्य है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र और राज्य में राजस्व का विभाजन किया जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन में जल तथा मल जल यानी सीवरेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह कौन सा है? तो आप देखेंगे इसके लिए जो ऑप्शन दिए हैं वो विवादित है, तो इसके लिए पूरा सेंटेंस जो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है वो हम देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में मल जल यानी सीवेज संबंधित परियोजनाओं का वित्त पोषण संपत्ति कर अर्थात गृह कर, जल कर के तहत वसूले जाने वाले प्रयुक्त शुल्कों के माध्यम से होगा। आयोग ने चुंगी तथा प्रवेश कर माना है, जो कि गलत है। जो आयोग ने इसमें माना था चुंगी एवं प्रवेश कर। स्मार्ट सिटी मिशन का प्रारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। देखिए जून, ये मतलब 25 जून जो होगा वो 9 वर्ष के बाद जो 10वें वर्ष में आ जाएगा, तो हो सकता है प्रश्न बन जाए कि स्मार्ट सिटी मिशन कब प्रारंभ किया गया। तो 25 जून 2015 को किया गया। इसके अंतर्गत सभी राज्य संघ शासित राज्यों में से 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने शहरों को? 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य शहरों में मूल बुनियादी सेवाओं का विकास करना है, स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना है। अब देखिए इसमें मूल बुनियादी सुविधा, अरे बुनियादी सुविधा ही होती है जो हर जगह होनी चाहिए। उसके लिए किसी प्रकार के सिटी का कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत नहीं है। बुनियादी सुविधाओं में आता है कि आप सड़क बनवाइए, आप बिजली दीजिए, आप पानी दीजिए, आप हॉस्पिटल दीजिए, आप अच्छे संस्थाएं दीजिए, आप कहते हैं स्वच्छ शहर रखिए। ये खुद ही कहते हैं एक बुनियादी सेवाएं। उसके लिए स्मार्ट मतलब कि हम मात्र मतलब मुझे ये ऐसी योजना लग रही है जिसमें हम कह सकते हैं कि हमने मात्र 100 शहरों को चुना है भारत में कि इन्हीं को हम कहते बुनियादी सेवाएं देंगे, स्वच्छ रखेंगे, अदरवाइज औरों से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब कि कुछ मतलब कि अच्छा उद्देश्य उसका चुनना चाहिए था। या तो पूरे भारत के लिए होता है 100 शहरों को पहले हम बुनियादी सुविधाएं देंगे फिर सबको देंगे, ये कौन सी बात होती है। अब आगे देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 13 स्मार्ट शहर के मिशन के तहत शामिल है। ध्यातव्य है कि 2020-21 के बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के तहत राज्यों के साथ सहयोग में 5 नवीन स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। अब 53 क्वेश्चन देखते हैं।
अब आगे देखते हैं। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया था। इस उपकर की दर क्या थी? 0.50% थी। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष करों का अंश वर्तमान में लगभग कितना है? तो 5% है। निम्नलिखित में से किस एक पर कोई आयकर छूट नहीं है? वह देखेंगे यूनिट लिंक इनिशिएटिव योजना पर नहीं है। सेंडवेट का संबंध किससे है? आप जान रहे हैं, ये जो आपको मिलेगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। भारत में निम्न में से किस एक का संबंध नगर निगम के आय से नहीं है? तो आप देखेंगे सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर का, जो निगम कर से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित आयों के संसाधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? तो देखेंगे आप सीमा शुल्क और निगम शुल्क होती है। निम्नलिखित में से किस एक कर का समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है और राज्य के साथ बांटा जाता है, वह आप देखेंगे आयकर, निगम कर और उत्पाद शुल्क है, जो कि आपको संविधान के अनुच्छेद 270 देखेंगे तो ऐसे करों का वर्णन करता है जो संघ द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए जाते हैं, किंतु इनका बंटवारा संघ और राज्य के बीच होता है। फिर आगे, यह वितरण संसद की विधि द्वारा अवधारित प्रावधानों के तहत होता है। ऐसे करों के अंतर्गत आयकर, निगम कर और केंद्र उत्पाद तथा निम्न निर्यात शुल्क आते हैं। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो वह देखेंगे जो करों से है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध आप देखेंगे संबंध भारत के करों की संरचना से है। टास्क फोर्स ने मूल वर्धित कर यानी वैट लागू करने की सिफारिश करते हुए कहा था, वस्तु और सेवा कर पर देश भर में एक समान प्रणाली यानी जीएसटी लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त आय में छूट की सीमा 1 लाख रुपए करके 1 लाख से 4 लाख रुपए तक की आय में 20% तथा 4 लाख से ऊपर की आय की कर में 30% आयकर वसूल करने के 2 स्लैब निर्धारित करे थे। निगम कर को घटाकर 30% करना, सीमा शुल्क की दरों को आसियान देशों से 5, 10 और 5, 8 और 10% 3 श्रेणियों में निर्धारित करने तथा वरिष्ठ नागरिक एवं महिलाओं को मिलने वाले आय छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसी की सिफारिश के तहत आप देखेंगे रेलवे में जो बदलाव आया है ये यहीं से प्रेरित था। अब है निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन देखेंगे पहला और दूसरा सही है। पहला कथन क्या है? यह एक प्रगतिशील कर है। दूसरा देखेंगे यह एक प्रत्यक्ष कर भी है। अब है भारत में आयकर यानी इनकम टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर है। संविधान के अनुच्छेद 270 के प्रावधानों के अनुसार कृषि तथा आय के विभिन्न आयों पर कर भारत सरकार द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किए जाएगा और अध्यापतित रीति से संघ एवं राज्य के बीच वितरित कर दिए जाएंगे। स्पष्ट है कि आयकर राज्यों द्वारा आरोपित और संग्रहित नहीं किए जाते हैं। आयकर एक प्रगतिशील कर है जिसकी सीमाओं को समय समय पर परिवर्तित किया जाता है। वैट लगाया जाता है किस पे? उत्पाद एवं अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर लगाया जाता है। इसलिए वैट को हटा के हमने क्या लाया था? हम वैट को हटाकर कहते जीएसटी लाए थे। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत राज्य की भागीदारी जो है केंद्र करों में न्यूनतम कितना प्रतिशत होनी चाहिए? वो जो आप देखेंगे वो 32% थी। इस समय जो कर दी गई है वो 41% कर दी गई है। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें ये 15वें वित्त आयोग 2019 में जो 42 था उसको घटाकर 41 कर दिया गया है और जो 1% था वो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के लिए समर्पित किया गया था। भारत में कृषि आय लगाया जाता है जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्य सरकारें इसको नहीं लगाती हैं क्योंकि थोड़ा इसमें राजनीतिक पेच भी सामने आ जाता है। अब उसके आगे देखेंगे
फिर है निम्नलिखित करों में से राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है। तो निगम कर जो कॉरपोरेट टैक्स है वह राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए कि राज्य सरकार द्वारा निम्न कर लगाया जाता है, जिसमें कृषि आय कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर और फिर देखेंगे आप वाणिज्य कर, आबकारी इत्यादि हैं। जबकि केंद्र सरकार जो है निगम कर लगाती है। निगम कर, आय कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर, समिति जो है कर इत्यादि है। भारत में केंद्र सरकार की आय कर के दो सबसे बड़े सूत्र कौन से हैं? तो देखेंगे आप केंद्रीय उत्पाद कर व तट कर हैं। तट कर से जो ज़्यादा उनको पैसे आते हैं। ये देखिएगा एक बार स्लैब दिया हो 2023-24 का, उधार एवं देयता से 35% आता है, वस्तु एवं सेवा कर से 16%, निगम कर से 15%, आय कर से 15%, कर विभिन्न राज्यों से 5% आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% दिखाया है 2022-23 का। जो आप देखेंगे जो बजट आया था उसको लिया गया है इसमें। अब वर्ष 2009 और 10 में निम्नलिखित में से संघ सरकार के कर आय का प्रमुख साधन रहेगा वह रहेगा निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स रहेगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं करता है? वह देखेंगे आयकर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो आप देखेंगे बिक्री कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो आप देखेंगे वो जो मनोरंजन कर है वो जो है केंद्र सरकार ना लगा के राज्य सरकार लगाती है। इसको मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर देखता हूँ। देखिएगा जब भी कोई फिल्म कहीं रिलीज होती है अलग अलग राज्यों में, तो उनका जो है अलग अलग रेट होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो जब जो राज्य सरकार होती है वो डिसाइड करती है कि किसी मूवी पर जो है मनोरंजन का, अगर हम यहाँ अपने यहाँ ये मूवी चलने देंगे तो हम कितना टैक्स उस पर लेंगे। इसीलिए मनोरंजन टैक्स कौन लगाता है? वह जो लगाता है आप देखेंगे राज्य सरकार लगाती है। अब आगे देखेंगे निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो देखेंगे आयकर जो है वह प्रत्यक्ष कर है। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में समिति ने किसने की थी? वो केलकर समिति ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार नहीं लगा सकती है, नहीं लगाया जाता है भारत सरकार की तरफ से? तो देखेंगे मनोरंजन कर नहीं लगाया जाता। मार्ग टैक्स जो टोल टैक्स होता है वो देखेंगे राज्य सरकार अपने हिसाब से करती है। मनोरंजन कर भी जो होता है साथ ही वो भी राज्य सरकार तय करती है। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो वह दिया था कॉल्डोरा ने दिया था। इतना ही कोई इंपॉर्टेंट नहीं इसको पढ़ना। केलकर समिति की दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर कितना कर दिया गया था? 30% करने का सुझाव दिया गया था। अभी हम लोग ने इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा था। अब है राज्यों को राजस्व कर का भाग मिलता है किससे? जो उत्पाद कर से मिलता है। भारत में वर्ष 2009, 8 और 9 में कर यानी जीएसटी अनुपात अनुमानित था कितना था? वह देखेंगे 17.84% था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? तो आप देखेंगे ब्याज दर पर परिवर्तन नहीं है। अब है घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पढ़ते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती किसना? मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी। भारत में तटस्थ राजकोष पत्र प्रणाली को अर्थोपाय ऋण प्रणाली में परिवर्तित किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1997 में किया गया था। एक बार देख लेते, शायद 100 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन और बाकी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय कर नहीं है? तो देखेंगे उत्पाद फल जो है राजकोषीय कर नहीं है। राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखेंगे राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का
उपकर है वहां देखेंगे उपयुक्त सभी है। करारोपण, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक व्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में राजकोषीय नीति का उपकर जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो देखेंगे खुले बाजार की कार्यवाही है। अब भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो वीपी सिंह के द्वारा की गई थी। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी। अब इनका इतिहास पढ़ना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राजकोषीय नीति का विनिधान है कौन है? वह देखेंगे घाटे की बजट नीति है। उसके बाद भारत सरकार की राजकोषीय नीति यानी कि फाइनेंशियल पॉलिसी का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देखेंगे पूर्ण रोजगार नहीं। याद रखिएगा पूर्ण रोजगार जो है वो राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। अब है संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो आप देखेंगे ब्याज अदायगी है। सबसे ज्यादा पैसा उसी चीज में जाता है। अब है राजकोषीय नीति के स्वर्णिम नियम के अनुसार सरकारों के अपेक्षा की जाती है कि वे निम्नलिखित में से किसके लिए वित्तीय ऋण हेतु ऋण ले? वो होता है आप देखेंगे निवेश के लिए होता है। इसमें देख ले बस 110 क्वेश्चन ही है इसमें, 108 पे हो गया। उसमें से 20 क्वेश्चन और है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य किस नीति का है? वह देखेंगे आपका राजकोषीय नीति का है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आ भी चुका है, इसको देख लीजिएगा। अब है 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों के क्षैतिज वितरण के मापदंडों के अंतर्गत निम्न में से किस मापदंड को उच्चतम भार मिला है? वह मिला है आप देखेंगे आय दूरी को मिला है। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो सी रंगराजन है, ये देखिएगा। फिर है भारत के 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? एम खुसरो थे, याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुपात अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिए जाते हैं। वह दिए जाते हैं वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिए जाते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वो जो वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है, कैसे किया जाता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। आप देखेंगे वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि में किया जाता है। वित्त आयोग कैसा है? एक संवैधानिक बॉडी है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280 में आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए है। अब है जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। मान लीजिए अवमूल्यन मतलब होता है अपने मुद्रा का मूल्य कम करना। पहले मान लीजिए $1 बराबर रुपए में हम देखेंगे 10 रुपए मान लीजिए हुआ करते थे। तो अगर कोई इंसान अमेरिका से यहाँ आएगा तो पहले $1 में 10 सामान लेकर जाता था, लेकिन अभी यही 10 रुपए का हम कर दे 20 रुपए कर दें और मूल्यन अपना 10 रुपए घटाकर अब 20 रुपए कर दें, तो क्या होगा? अब वो $1 लेके आएगा, अब वो 20 सामान यहाँ से लेके जाएगा। हाँ, लेकिन वहीं जब हमें खरीदना होगा तो हमें ये 20 सामान एक दफे ये महंगा हो जाएगा। तो आयात महंगा हो जाता है और निर्यात बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है, ये पेपर इसमें लिखा है 2008 है, ये हो सकता है 2008 में आया हो, लेकिन आप देखेंगे ये यूपी पीसीएस 2022-23 दोनों में ही आया हुआ है जहाँ तक मुझे याद है। अब है मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा विशेष का मूल्य घट जाना है। अब भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया वह कौन सा वर्ष था? 1949 था। मुद्रा का अवमूल्यन जो है 1949 में किया गया था।
अब है भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार 19 सितंबर वर्ष 1949 में किया गया था। ब्रिटेन द्वारा ब्रिटिश स्टर्लिंग के अवमूल्यन के बाद भारत ने अपने रुपए का अवमूल्यन किया और भारतीय रुपए का मूल्य 30.225 सेंट से घटाकर 21 सेंट कर दिया। दूसरा अवमूल्यन 5 जून 1966 को किया गया। भारतीय रुपए के मूल्य 36.5% की कमी आई। 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई 1991 में रुपयों का जो अधोमुखी समायोजन हुआ वह 18% था, जिसे बहुत से अर्थशास्त्रियों ने इसकी मात्रा को देखते हुए मुद्रा का अवमूल्यन माना। अब प्रश्न है, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, कैसे लेता है? वो व्यापार शेष को ठीक करने के लिए लेता है। किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के अवमूल्यन किए जाने का उद्देश्य प्रतिकूल यानी ऋणात्मक व्यापार शेष को ठीक करना होता है। मुद्रा के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप देशी मुद्रा का विनिमय मूल्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष कम हो जाता है। इसके कारण निर्यात सस्ते हो जाते हैं तथा आयात महंगे हो जाते हैं। सस्ते होने से निर्यात को प्रोत्साहन तथा आयात को हतोत्साहित होते हैं। फलस्वरूप देश में विदेशी प्रतिकूल भुगतान शेष के सुधार में आता है। निम्नलिखित में से किस एक को भारत के 13वें वित्त आयोग के केंद्रीय करों को सृजित आय को राज्यों में के मध्य बंटवारे की संतुष्टि करते समय सर्वाधिक भार दिया गया? वह दिया गया था, आप देखेंगे, वित्तीय क्षमता अंतराल पर दिया गया था। अब है निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को मिलाइए। कथन और कारण वाले प्रश्न है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये देखिएगा। फिर उसके बाद क्योंकि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्त सहायता देने के लिए संतुष्ट नहीं करता है, बात सही है, आर वाली बात सही है। देखिए ए सही है, आर की बात गलत है, क्योंकि राज्य वित्त आयोग जो है इसके लिए जो है पंचायतों को ऋण कहाँ से आता है? वो राज्य वित्त आयोग से आता है। ए सही है, आर गलत है। अब है कि मुद्रा स्फीति की दर किस सूचकांक पर आधारित होती है? तो देखेंगे आप देखेंगे थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रा स्फीति की सूचकांक होती है, जो कि अब बदल चुका है। अब जो ये इसका आंसर होगा वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होना चाहिए। एक बार इसको देख लेते हैं। मुद्रा स्फीति की दर थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है। ज्ञातव्य है कि मुद्रा स्थिति वो स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा के प्रचलन में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। जब सीएसओ द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की दर का आकलन करने के लिए फरवरी 2012 का प्रयोग किया जा रहा था। सीपीआई का आधार दर क्या है? 2012 है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। कैसे? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा आता है, आप जानते हैं, जो आप समीक्षा आती है। 10वें वित्त आयोग के अनुसार करों के विभाजन हेतु उपयुक्त कोष में राज्यों का हिस्सा होगा, कितना होगा? वह 29% था। ये बात ध्यान है कि 29% की बात हुई थी। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो आप देखेंगे यथार्थ अनुदान निर्धारण नहीं है। अब है वित्त आयोग और अध्यक्ष के नाम पूछ रहे हैं। यह बीपीएससी 2021 वाले में भी ये प्रश्न आ चुका है, तो याद रखिएगा। जो 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो आपको देखने मिलेंगे NPK साल्वे थे। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको KC पंत दिखेंगे। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको SM खुसरो दिखाई देंगे और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष C रंगराजन कहलाएंगे। ये सब दिए हुए लाइन वार से आप एक बार इनको देख सकते हैं।
बल्कि अब आप यहाँ से एन.के. सिंह व वाई.वी. रेड्डी इनको भी देख सकते हैं। अब 16वें वित्त आयोग को भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं 2-4 महीने पहले। आप उनके बारे में बताइएगा क्या नाम है उनका, तो करंट का विषय है। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, वैदेशिक क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।